सेवंथ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इसका इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमें एसेट की रिकॉर्डिंग करनी होती है उस प्राइस पर जिस प्राइस पर हमने एसेट को एक्वायर किया है। हमने जिस प्राइस पर एसेट को एक्वायर किया है हमें उसकी रिकॉर्डिंग उस प्राइस पर ही करनी है। अब एक्विजिशन तो हो चुका है, इसका मतलब एक्विजिशन जो कॉस्ट है वो रिलेट करती है पास्ट से, मतलब लिया जा चुका है एसेट, तो इसलिए इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अगर हमें एसेट की रिकॉर्डिंग करनी है तो उसके अंदर हमें इन चीजों को ऐड करना पड़ेगा। फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जिसका बिल बन के आया है। लेट्स सपोज आपने एसी परचेज किया है तो एसी का जो बिल बन के आया है ना उसके अंदर जो कॉस्ट लिखी हुई है वो तो हो गई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेकिन एसेट चालू नहीं हुई है, क्यों? एसेट को आपने परचेज किया फिर उसको आप घर तक लेके आओगे तो आपका लगेगा ट्रांसपोर्टेशन, तो ये भी आपको एसेट की वैल्यू में ही ऐड करना है। ठीक है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन यानी कि शॉप से आपके घर तक आने के लिए जो भी ट्रांसपोर्टेशन उन्होंने चार्ज किया है, जो भी आपने दिया है वो भी ऐड करना पड़ेगा, प्लस इंस्टॉलेशन। अब ऐसे तो नहीं है एसी लेकर आए और लगा दिया खुद नहीं और चालू कर लिया और हवा आ रही है, टीवी तो है नहीं कि आगे चालू कर सकते हैं अपन। तो यहां पर एसी को लेकर आए हो तो उसका इंस्टॉलेशन होगा, फ्रेम लगेगा, एसी उस पर फिक्स होगा और देन वो कॉपर वायर लगेगा, बाहर एक आउटर मशीन लगेगी। इसका मतलब उसका इंस्टॉलेशन का चार्जेस भी हमें क्या करना है, ऐड करना है साथ में इसके। और कोई भी ऐसी अदर कॉस्ट जो कि जरूरी है एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए, उसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा एसेट की कॉस्ट में ही। यानी ओनली एक्विजिशन कॉस्ट नहीं। लेट्स सपोज एसी आया था 50,000 का, 2,000 रुपए लग गए उसके ट्रांसपोर्टेशन, तो हमारा हो गया 50 + 2 52, प्लस इंस्टॉलेशन के लग गए 5,000 रुपीज, तो 52 + 5 57, प्लस एनी अदर कॉस्ट। मान लो कोई दीवार में आपने कुछ करवाया उसको साथ में करा, उसको मतलब होता है ना बॉक्स आता है जिसके अंदर वायर डलता है, वो सब भी आप लेकर आए हो, वो भी जरूरी था उसको चालू करने के लिए। उसका जो स्टेबलाइजर वगैरह लेकर आए वो भी जरूरी था चालू करने के लिए, तो वो कॉस्ट भी आपके एसी की कॉस्ट में ही इंक्लूड होने वाली है। तो कुल मिला के आपका एसी जो है वो इन सब कॉस्ट को ऐड करने के बाद में फाइनल जो फिगर आएगा वो होगा। The cost of asset is systematically reduced। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने एक बार हिस्टोरिकल कॉस्ट पे एसी लिख लिया कि ये है 60,000 रुपीज का, तो ईयर टू ईयर वो 60 ही चलने वाला है, बल्कि हम लोग क्या करेंगे एसी की लाइफ के हिसाब से उस पर लगाएंगे डेप्रिसिएशन, और हम लोग एसेट लेस डेप्रिसिएशन के हिसाब से बैलेंस शीट के अंदर भी एसेट को कुछ इस तरीके से ही शो करने वाले हैं। जस्टिफिकेशन क्या है, मतलब हमने ये कॉस्ट का कॉन्सेप्ट यूज किया है, इसको जस्टिफाई कैसे करोगे? तो वो क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जस्टिफिकेशन ये है फर्स्ट कैन बी चेक एंड वेरीफाई। मतलब जो भी कॉस्ट आप शो कर रहे हो बुक्स ऑफ अकाउंट में, इसको चेक किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इनवॉइस ऑफ दैट एसेट। आप चेक कर सकते हो, अगर आपने जमीन ली है, प्रॉपर्टी ली है, तो उसे कागज होंगे, पेपर होंगे। आपने एसी वगैरह लिया है, टीवी लिया है, फ्रिज लिया, कोई मशीन ली है, उसका बिल होगा, इनवॉइस होगा, तो इट कैन बी चेक एंड वेरीफाई। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट रखने से क्या होता है कि आपको एसेट को एक्विजिशन कॉस्ट रखना होता है जिसको कि चेक किया जा सकता है कोई भी, मतलब चेक एंड वेरीफाई, तो जस्टिफाई करता है। फर्स्ट तो करता है जस्टिफाई। सेकंड क्या बोलते हैं, कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे रखिए, मार्केट वैल्यू पे मत रखिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो है वो गोइंग कंसर्न है। गोइंग कंसर्न का मतलब है अभी नियर फ्यूचर में बंद होने का कोई मूड नहीं है, तो एसेट को उनके रियलाइजेबल वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू पे क्यों रखना है? आपको एसेट को रखना है उसके कॉस्ट के ऊपर ही, क्योंकि मार्केट वैल्यू पे तब रखते हैं जब हमें नियर फ्यूचर में अपना बिजनेस बंद करना हो, तो भी देखता है कि रियलाइजेबल वैल्यू कितनी आ रही है एसेट की। एंड थर्ड पॉइंट है, मार्केट वैल्यू को आप पता नहीं कर सकते एग्जैक्टली कितने रुपए की मार्केट वैल्यू कोई भी एसेट की चल रही होगी, वो आप पता नहीं कर सकते। यानी आपको लेना पड़ेगा एक्सपर्ट की हेल्प, और डिफरेंट एक्सपर्ट्स डिफरेंट ओपिनियन के हिसाब से आप कभी भी किसी एक प्राइस के लिए एग्री नहीं हो पाओगे। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई ए सेकेंड हैंड गुड्स, मतलब सेकेंड हैंड एसेट का आप कभी भी प्राइस को आइडेंटिफाई एक श्योरिटी से आप नहीं कर पाओगे। तो 3 जस्टिफिकेशन प्रॉपर लगते हैं हमको। ड्रॉबैक क्या है, अगर आप कॉस्ट कॉन्सेप्ट यूज करते हो तो इसकी लिमिटेशन क्या है पता है? इसकी लिमिटेशन ही अकाउंटिंग की लिमिटेशन भी है। फर्स्ट लिमिटेशन क्या है कि अगर आप कॉस्ट पे शो करते हो तो उनकी मार्केट वैल्यू डिफर हो सकती है उनकी कॉस्ट से, तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी भी ट्रू एंड फेयर पोर्शन आपको शो नहीं करेंगे। अगर आपने ऐसा किया कि आपने कॉस्ट पे रखा, एक जमीन है जो आपने ली थी 5 लाख में, आज उसकी वैल्यू है 50 लाख रुपीस, लेकिन आपकी बुक्स में तो वो स्टिल 5 लाख की शो हो रही है, यानी ट्रू एंड फेयर व्यू तो किसी भी नजर से नहीं आ रहा है।
दूसरा, ऐसी कोई भी एसेट जिसके लिए हमने कुछ पे नहीं किया है, मतलब कोई अमाउंट नहीं दिया है, उसको बुक्स पे शो ही नहीं करना है। कुछ भी पे नहीं किया, एसेट बन गई। ऐसा क्या होता है? ऐसा फर्स्ट है फेवरेबल लोकेशन। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी फेवरेबल लोकेशन में है तो दिस इज ए ग्रेट थिंग फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन, ये उसकी एसेट है, लेकिन इसका रिकॉर्डिंग नहीं होगा। ब्रांड नेम, अच्छी क्वालिटी दे रहा है, बेटर कस्टमर सर्विस है, तो एक ब्रांड नेम बनता है, लेकिन ब्रांड नेम की अकाउंटिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ब्रांड नेम बनाने के लिए हमने कुछ पे नहीं किया है। ठीक है, यहां पर रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, नो, कोई अकाउंटिंग नहीं होगी। नॉलेज एंड टेक्नोलॉजिकल स्किल, ये आपके पास नहीं है, इसकी वजह से आपका अच्छा नाम है, लेकिन उसकी अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए आपने कुछ पेमेंट नहीं किया है। इसको परचेज करने के लिए कोई पेमेंट आपने नहीं किया है। ये तो टाइम बेसिस के ऊपर करते 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 आपके अंदर आ चुकी है, आपके बिजनेस में ये है कि आप ऐसी बेटर क्वालिटीज प्रोवाइड करवाते हो, लेकिन इसकी वजह से जो आपकी एसेट बनी, इंटेंजिबल एसेट बनी, आपकी गुडविल बनी है, उस गुडविल की अकाउंटिंग एंट्री नहीं हो सकती है, क्योंकि इसके लिए आपने कुछ भी पे नहीं किया है। ड्रॉबैक है, यस। इंफॉर्मेशन बेस्ड अपॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट, अगर इंफॉर्मेशन आप किसी को देते हो, मान लो आपको लोन लेना है, आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन बैंक को दी है कि मेरे पास में ये सारी एसेट है, उसमें आपकी लैंड आ रही है 5 लाख रुपीस की, जिसका आज का वैल्यू है 50 लाख रुपीस। अब आप लोन लेने के लिए गए और बैंक को चाहते हो कि बैंक हमें 30 लाख का लोन दे दे, लेकिन बैलेंस शीट के अंदर चूंकि वो एसेट 5 लाख शो हो रही है, तो बैंक भी क्या बोलेगा, एसेट तो 5 लाख की है और आप लोन मांग रहे हो 35 लाख का, तो कैसे पॉसिबल होगा ये लोन आपको मिलना? इसका मतलब वो इंफॉर्मेशन जो बुक्स ऑफ अकाउंट में शो हो रही है, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो हो रही है, इज ऑफ नो यूज, कोई यूज की नहीं होगी वो एसेट, कोई काम की नहीं है। क्यों नहीं है काम की? क्योंकि इन्वेस्टर के लिए, क्रेडिटर के लिए, बैंक के लिए इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वैसी वैल्यू मार्केट में है ही नहीं उसकी। आप कॉस्ट कॉन्सेप्ट को शो कर रहे हो, तो आपका जो कॉस्टिंग है, आपका जो एसेट का वैल्यू है, वो डिफर होगा ही होगा मार्केट वैल्यू से। तो शॉर्टकट क्या होगा? सर इतना बड़ा लर्न तो नहीं होगा, 8 मिनट्स का वीडियो बन चुका है और अभी तक लर्न होने का चांसेस नहीं है, तो एक शॉर्टकट निकालते हैं। तो यहां लिखते हैं हम लोग असेट्स परचेज डेप्रिशिएशन वेरिफिएबल करंट वैल्यू, नो पे नो यूज। चलो याद करें पहले, तो क्वेश्चन ये कि पहले ये याद कैसे होगा, तो इसको याद करते हैं। एसेट को करिए परचेज, लगाइए डेप्रिसिएशन, वेरीफाई करिए उसकी करंट वैल्यू को, नो पे नो यूज, मतलब अगर आपने पे नहीं किया है तो कोई यूज नहीं है आपके लिए। ठीक है, चलो इसको लॉन्ग टर्म देखते हैं। एसेट को रिकॉर्ड करना है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस ऑफ एक्विजिशन। अब एक्विजिशन प्राइस के अंदर क्या आएगा, परचेज प्राइस के अंदर क्या आएगा, परचेज प्राइस के अंदर आएगा एक्विजिशन प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन प्लस ट्रांसपोर्टेशन प्लस एनी अदर कॉस्ट विच इज नेसेसरी टू मेक द एसेट पुट टू यूज। डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है, सिस्टमेटिक वे में ईयर टू ईयर हम लोग डेप्रिसिएशन लगा के एसेट की वैल्यू को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। बैलेंस शीट में एसेट को शो करने का यही तरीका होगा कि आपको लिखना होगा एसेट लेस डेप्रिसिएशन। जस्टिफिकेशन क्या है, फर्स्ट वेरीफिएबल, यानी कि जो भी एसेट आपने शो की है बुक्स ऑफ अकाउंट में, कैन बी चेक एंड वेरीफाई विद द सोर्स डॉक्यूमेंट्स, आप चेक कर सकते हो उस प्राइस को। करंट वैल्यू पे एसेट को शो नहीं करना है, बिकॉज योर एंटरप्राइजेस इज ए गोइंग कंसर्न। वैल्यू का मतलब है जो एसेट की प्रेजेंट वैल्यू होगी, मार्केट वैल्यू होगी, उसको आइडेंटिफाई ही नहीं किया जा सकता, बिकॉज डिफरेंट एक्सपर्ट डिफरेंट ओपिनियंस, यानी कि एसेट की कोई एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सके ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, कॉस्ट को शो कर सकते हैं, बिकॉज कॉस्ट को वेरीफाई कर सकते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट से। यहां पर ड्रॉबैक क्या है, अगर आपने किसी एसेट के लिए कुछ पे नहीं किया है तो उसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं कर पाओगे। सेकेंड है नो यूज, अगर आप एसेट को कॉस्ट पे दिखाते हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होगी आपके कॉस्ट से, तो वो इन्वेस्टर के लिए, मैनेजमेंट के लिए या फिर बैंक के लिए और क्रेडिटर्स के लिए कोई यूज की नहीं है। थैंक यू।